हेलो फ्रेंड्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यस सर, लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपने जीएसटीआर 1 के कुछ पॉइंट देखे थे और दैट वो हम लोग का फर्स्ट सेशन था। आज हम लोग अपने सेकंड सेशन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने फर्स्ट सेशन को बहुत ढंग से किया होगा और बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आई होंगी। कई ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, जब हम लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं तो दिमाग ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके सारे एस्पेक्ट्स को हमें नहीं मालूम होता। ऊपर ऊपर से रिटर्न्स भरना, दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग, लेकिन डिटेल्स में चीज़ों को जानना वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। जैसे कि हम लोगों ने अपना जीएसटीआर 1 पिक किया। हम लोगों ने अभी तक जो ये देखा कि हमारा जीएसटीआर क्या होता है, कौन एलिजिबल होता है, कब फाइल किया जाना चाहिए और कैसे फाइल किया जाना चाहिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने ड्यू डेट्स वगैरह देख ली थी। क्लियर है? और कुछ हम लोगों ने ये भी देखा था कि यस, क्या हम जीएसटीआर 1 को रिवाइज कर सकते हैं? हम लोगों ने कहा था नहीं, नहीं कर सकते। एक बार अगर रिटर्न फाइल हो गई, दैट इज फुल एंड फाइनल। हाँ, नेक्स्ट पीरियड में जाकर के हम जीएसटीआर 1 को नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर की जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, then at that time we have some scope to amend those things. yes, late fees and penalty है। कुछ हम लोगों ने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन किए थे और सारे के सारे वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हम लोगों ने डन कर लिए थे। अच्छा, और इसमें मैंने कहा था कि हम लोग का आज का सेशन क्या होगा। देयर वर टू क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन यू इन आवर लास्ट सेशन, कि भाई हम लोग आज क्या देखेंगे। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या हम इनवॉइस को अमेंड कर सकते हैं क्या, इनवॉइस की डेट को अमेंड कर सकते हैं क्या, और दूसरा पॉइंट हमें ये देखना चाहिए कि हमें और कौन कौन से स्कोप मिले हुए हैं अमेंडमेंट के लिए। क्या सारे के सारे पॉइंट अमेंडमेंट किए जा सकते हैं? आंसर है ना। सारे के सारे पॉइंट्स जीएसटीआर 1 के अमेंड नहीं किए जा सकते। हाँ, रेस्ट्रिक्शन है, बट हैविंग सम रेस्ट्रिक्शन वी हैव सम स्कोप टू चेंज और अमेंड देम। यस, तो आज हमारा ये सेशन 2 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे इनवॉइस की अमेंडमेंट डेट की, अमेंडमेंट की कौन कौन सी स्कोप्स हैं, यानी कि जो जो परमिसिबल अमेंडमेंट है और कौन कौन से अमेंडमेंट हमारे लिए अलाउड नहीं है। हो सकता है कुछ पॉइंट हमें यहाँ पर आपके लिए स्किप करना पड़े। स्किप इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जीएसटीआर 1 कर रहे हैं। 1A अभी इफेक्टिव नहीं है। जीएसटीआर इफेक्टिव मतलब अभी भी वो इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, ना ही उम्मीद है ऐसा कुछ। जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 अभी भी नोटिफाइड नहीं है, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जीएसटीआर 2A क्या होता है, जीएसटीआर 2B क्या होता है, जीएसटीआर 4 क्या होता है, यस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सीन इन आवर नेक्स्ट सेशंस। हो सकता है कुछ चीजें हम आपको आगे के लिए छोड़ दें। जब 2A 2B पढ़ेंगे और जीएसटीआर 1 को, उस समय फिर हम लोग देखेंगे मैचिंग मिसमैचिंग के कंसेप्ट, उस समय आपके सामने अपने आप आने लगेंगे कि हम लोग मैच कैसे करते हैं, मिसमैच कैसे करते हैं, आईटीसी की क्रेडिट कैसे ली जा सकती है, अवेल की जा सकती है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी सीन। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हर एक चीज आपके सामने आएगी। यस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इज, क्या हम अपने इनवॉइस की डेट को अमेंड कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम अपने इनवॉइस की डेट को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कुछ शर्तें हैं। सर, हर चीज में शर्त, हर चीज में कंडीशन, हर चीज में प्रोवाइडेड दैट। यस, हियर द कंडीशन इज, मान लीजिए हम अगस्त महीने की कोई रिटर्न, अब यहाँ एग्जाम्पल कुछ दूसरा दिया है, हो सकता है मैं एग्जाम्पल कुछ दूसरा दूं। अगस्त या सितंबर मंथ की कोई रिटर्न है, सितंबर मंथ की रिटर्न में आपसे डेट हो गई गलत। अब आपने सितंबर मंथ का अक्टूबर में रिटर्न भरा होगा, उसमें तो गलत हुआ होगा। अब अक्टूबर मंथ का जब आप भरेंगे रिटर्न, तो बट ऑब्वियस है नवंबर में भरेंगे, उस समय आपके पास स्कोप है डेट चेंज करने का। लेकिन जो सितंबर मंथ की डेट आपने इनवॉइस की डाली थी ना, हो सकता है इनवॉइस आपने दिखाई हो 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, वॉट एवर द केस इट इज, आप जो डेट में अमेंड कर सकते हैं वो सितंबर की लास्ट तारीख तक, यानी 30 सितंबर की डेट तक अमेंडमेंट कर सकते हैं। मींस डेट में चेंज या हेर फेर कर सकते हैं। आपके पास उस महीने की लास्ट डेट के अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है जी। ऐसा नहीं कि सितंबर मंथ का हम डेट और इनवॉइस की डेट चेंज करके अक्टूबर लिख दें ना, ऐसा आप नहीं कर सकते। अब हमारे सामने आते हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिनके लिए हम यहाँ बैठे हैं जी। लेकिन हम सारे टेबल्स को टेबुलर फॉर्म में इन डिटेल वी आर नॉट गोइंग टू सी। कैसे देखेंगे? कुछ ऐसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? कुछ ऐसे देखेंगे। टेबल नंबर 1 जब आप देखेंगे ना, जीएसटीआर का रिटर्न कैसे होता है, जीएसटीआर 1, तो उसमें ये टेबल्स आपके सामने आएंगे।
उसमें ये टेबल्स आपके सामने आएंगे। कौन कौन से टेबल्स हैं सर, हमें भी तो बताइए। बहुत ही आसान है, दिमाग में सेट रखना। GSTR1 सारा का सारा आपके दिमाग में घूम सकता है। कैसे? मैंने कहा 1 2 3, बहुत आसान। 1 में आपका नाम GSTN नंबर है, लीगल नेम है, ट्रेड नेम है, हो गया काम खत्म। और फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर है, प्रीवियस ईयर का मींस एग्रीगेट टर्नओवर, पूरे पिछले साल का पूरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। कहने का मतलब ये छोटे से पॉइंट है जो आपको कुछ नहीं करने, ऑटो पॉपुलेटेड होते हैं। इट इज ऑफ नो यूज टू राइट एनीथिंग ऑन दैट, बिकॉज आपने अपनी GST पोर्टल पर लॉग इन किया ना, एवरीथिंग विल बी ऑटो पॉपुलेटेड। एवरीथिंग मीन्स पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। नाउ वी आर नीडेड टू डिस्कस अबाउट पॉइंट नंबर 4। हमने आते ही लास्ट सेशन में कहा था कि हमें गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी है कि कितनी मैंने आउटवर्ड सप्लाईज की हैं, यस और नो। तो ये रिटर्न तो केवल आउटवर्ड सप्लाईज के लिए है, यस। तो अगर ये रिटर्न आउटवर्ड सप्लाई के लिए है तो पॉइंट नंबर 4 उसी के लिए है। अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचते हैं, अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचते हैं, मैंने फिर कहा, जो हम लोग टेबल नंबर 6 में देखेंगे, ओ टेबल नंबर 6 में क्या देखेंगे? देखिए बहुत आसान है। पॉइंट नंबर 13 तक तो दिमाग में 3 तो हम लोगों ने वैसे ही कर लिया, 1 2 3, GST नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम और प्रीवियस ईयर का हमारा डेट, एग्रीगेट टर्नओवर। दैट्स इट, ऑटो पॉपुलेटेड था, नथिंग वाज टू बी डन। हमें वहां कुछ नहीं करना था। पॉइंट नंबर 4 कहता है जो आउटवर्ड सप्लाई है ना वो दिखा दो। 6 में कुछ और है, उसको देख लो क्या है 6 में, वो भी आउटवर्ड सप्लाई क्या है। तो 6 वाले टेबल को छोड़ करके जो भी बचता है वो आप 4 में दिखा दो, और वो भी केवल रजिस्टर्ड के लिए। मैंने क्या बोला? रजिस्टर्ड के लिए। तो पॉइंट नंबर 4 में सारे के सारे रजिस्टर्ड आएंगे, पॉइंट नंबर 6 में सारे के सारे रजिस्टर्ड आएंगे। अच्छा, बीच में 5 कहाँ गया? 5 अनरजिस्टर्ड के लिए है, तो 7 भी अनरजिस्टर्ड के लिए है। तो एक, कभी तेरी बारी कभी मेरी बारी, तो पारी पारा काम हो रहा है। 4 रजिस्टर्ड, 5 अनरजिस्टर्ड, 6 रजिस्टर्ड, 7 अनरजिस्टर्ड। ओके, गॉट इट। तो ये है क्या, 4 में क्या बोला गया है कि जो भी आउटवर्ड सप्लाईज है रजिस्टर्ड पर्सन के साथ, नोट इट डाउन ओवर देयर। आपको सारी डिटेल्स वहां भरनी है। तो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई 4 में भरना है। 6 में है, अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं, टेबल नंबर 6 में आप अगर जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं या डीम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको, कई लोगों को ये नहीं मालूम होगा व्हाट इज ऑल अबाउट जीरो रेटेड सप्लाई एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दीज आर द डीम्ड एक्सपोर्ट। यस, जब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे, फिर आप नेक्स्ट सेशन में, तो जब हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे, मैंने कहा ना धीरे धीरे सारी चीजें कवर होंगी, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। जब आप कोई लंबी छलांग मारने जा रहे होते हैं ना, तो प्रैक्टिस काफी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है एक ही बार में झटका मारा और पार कर गए। सपने देखने अच्छी बात है, लेकिन सपने को हकीकत में बदलना है तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। मैंने भी कभी सपना देखा था, क्या मैं सीए बनूंगा? मैंने भी कभी सपना देखा था, क्या देखा था? But today I live in my dreams. I live with my dreams. And I means, आप ये कह सकते हैं कि जो मैंने उस समय सपना देखा था, क्या ऐसा भी हो सकता है कि तू कभी सीए बनेगा? Yes, right now I am, but now it is not a dream more to me. मेरे अब टारगेट्स दूसरे हैं, लक्ष्य दूसरे हैं, पर्पस दूसरे हैं। समय के साथ चेंज होता है। तो आज आपका जो टारगेट है वो ये है कि जीएसटी की प्रैक्टिस करनी है बढ़िया से, जीएसटी को ढंग से समझना है, सीखना है। तो वेल डन, आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलिए। पॉइंट नंबर 1 2 3 में कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात बोलूं, तो मैंने कहा कि जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज होंगी रजिस्टर्ड पर्सन को, वो आप शो करेंगे 6 को छोड़कर। तो रजिस्टर्ड पर्सन 6 में भी आता है, जिसमें ये बताया जाता है टेबल नंबर 6 में कि अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट्स करते हैं या जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं तो वो आएंगे पॉइंट नंबर 6 में। देखेंगे हम लोग, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो गया रजिस्टर्ड के लिए 4 एंड 6। 6 हमारा डीम्ड एक्सपोर्ट्स और जीरो रेटेड सप्लाई के लिए। जीरो रेटेड सप्लाई बेसिकली डिफाइन किया गया है हम लोग का आईजीएसटी में, नॉट इन सीजीएसटी। आईजीएसटी में डिफाइन किया गया है सेक्शन 16 में। डीम्ड एक्सपोर्ट को भी हम लोग देखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। अनरजिस्टर्ड को जब आप सप्लाई करते हैं ना, जो बड़े अनरजिस्टर्ड होते हैं, जो हैवी टाइप के होते हैं, 2.5 लाख से ऊपर को जिनको सेल होती है पर मंथ,
एक महीने में जिनको हमने, मान लो अगस्त महीने का चल रहा है, तो अगस्त महीने में अगर मैंने किसी बंदे को सेल की है 2.5 लाख से ऊपर की, तो पॉइंट नंबर 5 में कवर होंगे। अनरजिस्टर्ड है लेकिन मैंने उसको 2.5 लाख से अधिक की सेल की है, तो गवर्नमेंट जस्ट वांटेड टू नो दैट हु आर दोज पर्सन हु आर अनरजिस्टर्ड, just government just want to know that who are those person who are unregistered but purchasing a goods more than 2,50,000 from a single buyer. ओके, तो उस समय, मतलब सेलर आप कह सकते हैं, तो उस समय गवर्नमेंट ये जानने के लिए आपसे अलग से डिटेल भरवा रही है कि 2.5 लाख से अधिक अगर किसी ने सप्लाई की है तो भाया बता दो किसी एक बंदे को, उसके लिए अलग से कॉलम नंबर 5 है। कॉलम नंबर 7 क्या है? बाकी जो बचा काले चोर ले गए, यानी जो अनरजिस्टर्ड को बाकी लोगों को आपने सप्लाई की है, नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, नेट मतलब जो वापसी होती है, जो ज्यादा चला गया कम चला गया नेट, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की किसी 50,000 का किसी बंदे को सामान बेचा और 10,000 वापस आ गया, तो 40,000, तो उसमें आप नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। अनरजिस्टर्ड को जो भी आपने सप्लाई की है वो नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट रहेगा। चल सकते हैं 4 रजिस्टर्ड के लिए, 6 भी रजिस्टर्ड के लिए लेकिन वो डीम्ड एक्सपोर्ट और जीरो रेटेड सप्लाई, 5 आपका अनरजिस्टर्ड के लिए लेकिन मोटे मोटे लोगों के लिए, यानी मोटे हट्टे कट्टे जो होते हैं 2.5 लाख से ऊपर की जिनको सप्लाई होती है, और 7 बाकी आगे अनरजिस्टर्ड छोटे मोटे व्यापारी। ये हो गया 7। पॉइंट नंबर 8 क्या करता है? टेबल नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो टेबल नंबर 8 कहता है अगर आपने किसी को सप्लाई की है निल रेटेड, एग्जेंटेड और नॉन जीएसटी सप्लाईज, अगेन वी आर कंफ्यूज्ड विद दोज वर्ड्स कि सर ये एग्जेंटेड सप्लाई क्या होता है, निल रेटेड सप्लाई क्या होता है और नॉन जीएसटी सप्लाईज क्या होता है। यस, अगेन आज हम लोग इसके बारे में देखिए ना, अब हम लोग टेबल्स की बात कर रहे हैं, टेबल 2 2 जा 4 2 3 जा 6 नहीं, टेबल मतलब जो हमें वहाँ खाने भरने पड़ते हैं, जो हमें वहाँ टेबल्स भरनी पड़ती हैं एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में। नेक्स्ट सेशन में हम आपको पूरा उसका चेहरा चरित्र सब दिखाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 8 में हम लोगों ने देखा कि हम लोग को डिटेल भरनी है अगर आपने निल सप्लाईज की हैं, निल रेट की सप्लाई की हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की हैं, अगर आपने सामान बेचा जो एग्जेम्प्टेड है तो वो आपको डिटेल्स देनी है, और साथ ही साथ अगर नॉन जीएसटी सप्लाईज हैं, अगर जीएसटी के एरिया में कवरेज एरिया से बाहर की सप्लाईज हैं, अगर उसको भी आपने सप्लाई की है जो जीएसटी के दायरे में नहीं आता, यू आर नीडेड टू मेंशन इट अंडर टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 9 कहता है, अब यहाँ से शुरू, हमने सारी सप्लाई तो सर बता दी गवर्नमेंट को, जो टैक्सेबल है, जो टैक्सेबल नहीं है, जो एग्जेम्प्टेड है बता दी, जो रजिस्टर्ड को सप्लाई की, जो विदेश में सप्लाई की, जो छोटे अनरजिस्टर्ड को की, जो बड़े अनरजिस्टर्ड को की, ईच एंड एवरी सप्लाई हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज योर अमेंडमेंट। सर आपने तो हमें ये बोला था कि अमेंडमेंट नहीं कर सकती जीएसटीआर 1 में। अरे हाँ, बोला था मैंने, जीएसटीआर 1 में आप अमेंडमेंट एक बार अगर आपने फाइल कर दी तो उस पीरियड में नहीं कर सकते, लेकिन जो गलतियां इस पीरियड में हुई हैं वो कहाँ ठीक करेंगे? वो नेक्स्ट ड्यूरेशन में आप ठीक करेंगे। वहां कहाँ ठीक करेंगे? नेक्स्ट ड्यूरेशन में ठीक करेंगे। जो नेक्स्ट आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, नेक्स्ट क्वार्टर की जो जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, उस समय आपको, अब जीएसटीआर 1 क्वार्टर होता है, मैंने बता दिया है, क्यूआरएमपी का भी होता है और नॉर्मल मंथली होता है, 11 तारीख और 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। उसको छोड़ देते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑलरेडी हम लोग लास्ट सेशन में इन सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। तो सर अमेंडमेंट, हाँ, तो आपके पास रिटर्न है, अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं प्रीवियस रिटर्न को तो आपके पास कॉलम नंबर 9 है। अगर आप प्रीवियस रिटर्न को ठीक करना चाहते हैं तो आपके पास कॉलम नंबर 9 है, 10 है, 9 है, 10 है। अब 9 में क्या लिखा है? अमेंडमेंट टू आउटवर्ड सप्लाईज दैट आर टैक्सेबल एंड रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 4 5 6 7, जो छोटे छोटे लोगों को छोड़ दिया गया। 7, ये देखिए 7 जो छोटे छोटे लोगों को छोड़ दिया गया, नन्हे मुन्ने जो 2.5 लाख से कम के अनरजिस्टर्ड थे, नेट करके दिखाते थे, उनको नहीं करना है, यहाँ पर वहां पर नहीं है। तो टेबल नंबर 9 में आप दिखाएंगे तो सर उसके लिए कोई जगह नहीं है। अरे है ना, गवर्नमेंट ने कहा हमें फोकस बड़े लोगों को करने दो, हमें फोकस अपना ध्यान रखना है जहां से हमें टैक्स ज्यादा आ सकता है। तो टेबल नंबर 4 5 6, 4 में रजिस्टर्ड जो लोग थे जिनको आपने माल बेचा, 5 जो अनरजिस्टर्ड थे 2.5 लाख वाले थे, और जो 6 जो आपने एक्सपोर्ट वगैरह किया, डीम्ड एक्सपोर्ट किया, हम उनकी बात कर रहे हैं। अरे जो 10,000 20,000 खरीदने वाले हमें उनकी बात नहीं करनी। तो 4 5 6 इन तीनों के अमेंडमेंट के लिए टेबल नंबर 9 बनी है। तो टेबल नंबर 10 किन के लिए बनी होगी? याद आया, गवर्नमेंट ने कहा भैया टेबल नंबर 7
और टेबल नंबर 10 छोटे लोगों की, व्यापारियों का बनाओ, जो अनरजिस्टर्ड हैं, 2.5 लाख से कम सामान खरीदते हैं उनका बना लो। तो जब टेबल नंबर 7 बनाया तो आउटवर्ड सप्लाई, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है तो टेबल नंबर 10। देखिए टेबल नंबर 10 है अमेंडमेंट टू टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फर्निश्ड इन रिटर्न फॉर अर्लियर टैक्स पीरियड इन टेबल नंबर 7। इज इट क्लियर? सर टेबल नंबर 11 क्या है, 12 क्या है, 13 क्या है? देखो ना कितनी आसानी से खत्म हो गया। 4 आउटवर्ड सप्लाई रजिस्टर्ड, 5 अनरजिस्टर्ड 2.5 लाख वाले, 6 डीम्ड एक्सपोर्ट और जीरो रेटेड सप्लाई 6 में गया। 7 फिर वही बात अनरजिस्टर्ड जो बचे खुचे हैं। 8 आपको मैंने कहा नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाईज दिखानी पड़ेंगी जो बची खुची सप्लाईज बची। 9 में आप अमेंडमेंट करते हैं 4, 5, 6 बड़े और भाग लोगों का। 10 में आप जो टेबल नंबर 7 था उनको आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। टेबल नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ हिस्से हम लोग नेक्स्ट सेशन में हो सकता है डिस्कस करें। वैसे जब हम लोग टेबल बनाएंगे तो हर एक चीज हम लोग को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे सामने वो आएगा ना रिटर्न का, जब खाका आएगा ना सामने, जब आप सामने देखेंगे अपने सामने बोर्ड पर यहाँ पर, तो उस समय आपको ये समझ में आना चाहिए ये टेबल किसके लिए, टेबल किसके लिए, टेबल किसके लिए। अब इसमें क्या क्या भरना है वो चीजें हम लोग को देखनी, कैसे भरनी है वो हम लोग को देखनी है। तो फिलहाल टेबल नंबर 11 कहता है कि अगर आपने, टेबल नंबर 11 दिमाग हमारा दूसरी चला गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडवांस रिसिप्ट। अगर आप एडवांस किसी से लेते हैं और उस पर अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो आप उसको टेबल नंबर 11 के हिसाब से टैक्स दे दीजिए। प्रॉब्लम ये आती है सर कि आपने कभी तो हम लोग को बताया, अगर नहीं बताया तो सुन लें, कि जो एडवांस रिसिप्ट होता है वो भी गुड्स की सप्लाई पर, उस पर जीएसटी नहीं लगता। मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपको कोई गुड्स सप्लाई करनी है फ्यूचर में और उसका एडवांस आप ले चुके हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगता। उसके लिए नोटिफिकेशन है 66 डिवाइडेड बाई 2017, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। लेकिन माइंड इट, ये कवर नहीं करता नोटिफिकेशन नंबर 66 डिवाइडेड बाई 2017 सप्लाई ऑफ सर्विसेज को। इसका मतलब ये जो हमारा कॉलम है टेबल नंबर 11 है, ये हमारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर अप्लाई होगा। ये हमारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर अप्लाई होगा कि आप सर्विसेज में एंगेज हैं, आपको सर्विसेज के अगेंस्ट में कोई एडवांस मिला है, यस यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन दोस एडवांसेस। ओके, कैसे? उसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, व्हाई टू वरी अबाउट दैट। हम लोग कुछ एजम्पशन लेकर एक क्वेश्चन देखेंगे, ग्रॉस अप करना पड़ता है, टैक्स अलग निकालना पड़ता है, विल सी इट लेटर ऑन, अभी उसकी बात नहीं करनी। अच्छा, तो सर हमारा टेबल नंबर 12 क्या है? डॉक्यूमेंट्स इश्यू करता, अच्छा एचएसएन कोड, सॉरी एचएसएन कोड, टेबल नंबर 12। टेबल नंबर 12 आपको एचएसएन कोड के बारे में डिस्कस करवाना पड़ता है, मींस लिखने पड़ते हैं कि आपने जितने भी सामान बेचे हैं किस एचएसएन कोड का कौन सा सामान, आपने ऊपर सप्लाई बता दिया, अब आप उसको बाइफरकेट करिए, ऊपर वाले जितनी भी सप्लाई हो उसमें किस एचएसएन कोड का कौन सा सामान कहाँ गया है। दिस इज ऑल अबाउट इन योर टेबल नंबर 12। टेबल नंबर 13 कहते हैं आपने कितने डॉक्यूमेंट्स इशू किए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आते हैं? इनवॉइस आता है, डेबिट नोट आता है, क्रेडिट नोट आता है, रिफंड वाउचर आता है, रिसीट वाउचर आता है, रिफंड वाउचर आता है। इन द सेम वे देयर आर सो मेनी अदर डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर नीडेड टू इशू बाय अ पर्सन और अ टैक्स पेयर टाइम टू टाइम। नाउ वी आर नोट डाउन ओवर हियर कि हमने इस नंबर से लेकर इस नंबर तक टैक्स इनवॉइस इशू किया, इस नंबर और कितने कैंसिल हुए, इस नंबर से लेकर इस नंबर तक हमने डेबिट नोट इशू किया, इस नंबर से लेकर इस नंबर तक हमने इस महीने में क्रेडिट नोट इशू किए। तो वी आर नीडेड टू गिव ऑल दीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ऑल दीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंट्स इशूड, दैट्स इट। ये हमारे थे पूरे टेबल्स। तो अब समझ में आया कितना आसान था। 4 आउटवर्ड सप्लाई रजिस्टर्ड के लिए, 5 अनरजिस्टर्ड के लिए, बड़े वाले 2.5 लाख, 6 4 वाला पारी पारा वाला कि रजिस्टर्ड को जो डीम्ड एक्सपोर्ट है या जीरो रेटेड सप्लाई है, 7 अनरजिस्टर्ड जो बचे खुचे हैं, 8 अमेंडमेंट है 4 5 6 का, 9 नहीं 8 आपका था नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाईज का, 9 आपका 4 5 6 का अमेंडमेंट था, 10 आपका टेबल नंबर 7 का अमेंडमेंट था, 11 आपका एडवांस रिसिप्ट से रिलेटेड था, 12 आपका एचएसएन कोड था और 13 आपका डॉक्यूमेंट इश्यूड था।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, व्हाट आर द अमेंडमेंट नॉट एडमिसिबल और नॉट अलाउड। कौन कौन से अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते, कुछ बेसिक अमेंडमेंट है उनको आप नहीं कर सकते। अब एक बात बताइए, मैंने आपको माल सप्लाई किया तो मैंने आपको जीएसटीएन के बेसिस पर ही तो माल बेचा होगा। क्या हम जीएसटीएन में चेंज कर दें, नंबर में ही चेंज कर दें? तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिनके बेस पर जो रिटर्न्स होती हैं या जो इनवॉइसेस होते हैं वो मैच और मिसमैच गवर्नमेंट करवाती है, उसको तो आपको अमेंडमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। कौन सा? कस्टमर का जीएसटीएन नंबर आप अमेंड नहीं कर सकते, कस्टमर का जीएसटीएन नंबर आप अमेंड नहीं कर सकते। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हम अभी थोड़ी देर में देखने जा रहे हैं कि क्या होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, उसमें किस हद तक अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई को हम अमेंड कर सकते हैं, वो लिमिटेशंस क्या है अभी देखेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर है तो आप वहां पर डिटेल को चेंज नहीं कर सकते, और टैक्स इनवॉइस को आप बिल ऑफ एंट्री की तरह नहीं शो कर सकते। टैक्स इनवॉइस को आप बिल ऑफ एंट्री की तरह शो नहीं कर सकते, टैक्स इनवॉइस को आप बिल ऑफ एंट्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये चीजें याद रखेंगे, जीएसटीएन नंबर में चेंज नहीं कर सकते, टैक्स इनवॉइस को बिल ऑफ एंट्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और बिल ऑफ सप्लाई में क्या चेंज कर सकते हैं वो यहाँ पर आएगा। देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बता रहा है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग लिंक करेंगे नेक्स्ट सेशन में, चूंकि हम लोगों ने 2A नहीं पढ़ा, 2B नहीं देखा, 2 नहीं देखा क्या होता है, तो जब तक हम वो पॉइंट डिस्कस ना कर लें आपको ये मैचिंग मिसमैचिंग समझ में नहीं आएगा, ये रीजन ही नहीं समझ में आएगा। तो फिलहाल हम इसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। आप केवल इतना याद रखिए, कस्टमर का जीएसटी नंबर हम चेंज नहीं कर सकते, टैक्स इनवॉइस को बिल ऑफ एंट्री में नहीं दिखा सकते, और ये जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये चेंज नहीं कर सकते, बिल ऑफ एंट्री वगैरह शिपिंग बिल से रिलेटेड। चलिए उसको तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, थोड़ा बहुत आता रहेगा ये सारा पॉइंट। अब आते हैं ये भी छोड़ दी मैचिंग मिसमैचिंग का पूरा कंसेप्ट है, अभी हम इसको स्किप कर दे रहे हैं कि यहाँ से मैंने डिटेल भरी, सामने वाले के पास गई, सामने वाले ने उस पर कुछ अमेंडमेंट या मॉडिफाई करके उसको डन किया, मैंने यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया, अब वो मेरा 1A बन गया। दैट्स इट। कैसे बना, कैसे बना देखा जाएगा। 1A मैंने कहा ना, ये देखिए लास्ट में मैंने लिखा है इस चीज को, अभी देखिए लास्ट में थैंक यू बोलते समय मैं ये चीज आपको बताऊंगा, 1A 2 एंड 3 ये तीनों अभी आपके ऑपरेशनल नहीं है, GSTR 1 हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई में कुछ लिमिटेड चेंजेस कर सकते हैं। देखिए लिखा है हाउएवर वन कैन रिप्लेस द एक्जिस्टिंग प्लेस ऑफ सप्लाई विद अनदर प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में आप कितने चेंजेस कर सकते हैं, ये एग्जांपल्स के साथ हम बता दे रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई में जितने भी अपडेशन कर सकते हैं वो सारी चीजें सामने आपके हैं। मुझे अगर स्टेट बदलना है, मेरी बात ढंग से समझिए, तो मैं पूरे ट्रांजेक्शन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, विद रेस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ सप्लाई नोट द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट लिखा है यू कैन अमेंड द ओरिजिनल प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर अ ट्रांजेक्शन। तो अ ट्रांजेक्शन जो है दैट इज गिवन इन ब्लैक। अगेन इन आवर नेक्स्ट लाइन you cannot add any new place of supply to a transaction। तो दोनों को अलग अलग करके फिर एक बार समझते हैं। हम ओरिजिनल प्लेस ऑफ सप्लाई को बदल सकते हैं, मैंने लिखा कर्नाटका, मैं उसको लिख सकता हूँ महाराष्ट्र, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसमें न्यू प्लेस ऑफ सप्लाई ऐड नहीं कर सकते। मैंने कर्नाटका लिख दिया, अब मैं ये लिखूं कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये पॉसिबल नहीं है सर, एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए, ये ज्यादा समझ में आएगा। मैंने अलग अलग कलरिंग भी कर दी है। ओरिजिनल में मैंने लिखा था प्लेस ऑफ सप्लाई केरला, 18% का रेट था, 10,000 टैक्सेबल सप्लाई था। अब मुझे अमेंड करना है केरला से कर्नाटका, 18% ही दिखाना है, 18% सर 10,000, नथिंग इज चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, नथिंग इज चेंज इन द अमाउंट ऑफ और द वैल्यू ऑफ सप्लाई। Now we are just going to change only the place of supply from Kerala to Karnataka. Last line is clearly saying that yes, it is allowed, no problem at all. Now in the next case, original tha Kerala, now we just want to change it Kerala to Karnataka, and the complete sale was rupees 50,000. In our earlier invoicing we have charged the rate of tax as at the rate of 28%, while now we are going to amend it at 18%. yes, it is allowed. सोचो, आप सोचो कि टैक्स रेट में भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी टैक्स लायबिलिटी आपकी कम या ज्यादा हो रही है उसके हिसाब से, तो पिछले महीने जो कम या ज्यादा गई इस बार वो कम या ज्यादा एडजस्ट हो जाएगी। तो रेट ऑफ टैक्स चेंज कर सकते हो, देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 वो ठीक है, फिक्स है। तो रेट ऑफ टैक्स में चेंज कर सकते हो आप, प्लेस ऑफ सप्लाई में चेंज कर सकते हो। प्लेस ऑफ सप्लाई केरला से कर्नाटका हो गया, रेट ऑफ टैक्स भी चेंज हो गया। थर्ड केस देखते हैं, कर्नाटका टू कर्नाटका, ठीक है, मैंने कहा नहीं चेंज कर सकते, कर्नाटका टू कर्नाटका, केरला टू कर्नाटका,
और केरला टू कर्नाटका दैट हैज बीन सीन। लेकिन कर्नाटका टू कर्नाटका फिर से हो सकता है। देखो मैंने लिखा था ओरिजिनल में कि 5% का 10,000 और 12% का 20,000 सामान, लेकिन अब मैं कहता हूं कि नहीं नहीं, सारा सामान 18% बोला था, ठीक है अलाउड है, क्या प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं कि आपसे टैक्स ज्यादा ले ले या कम ले ले। गवर्नमेंट कहती है जो जेन्युइन है वो हमें दे दो ना, बात खत्म। तो गवर्नमेंट ने अमेंड करने के लिए दे दिया। ओरिजिनल था केरला, अमेंड करके मैंने कह दिया कि पहले 18%, अब कुछ सामान मैंने कहा 28% का है, कर्नाटका का ही और कुछ सामान 12% का है। देखिए ना, केरला पूरी तरह से जीरो हो गया। केरला को हटाकर मैंने पूरा कर्नाटका में लिख दिया। हाँ, केरला में जो चीज 18% की थी, अब कर्नाटका में वो चीजें 18, 28 और 12 पर चली गई, लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई वॉज सेम, तो दैट इज अलाउड। एंड द लास्ट वन विच इज नॉट अलाउड एट ऑल, कौन सी चीज अलाउड नहीं है? ओरिजिनल था केरला, अब अमेंडेड मैं कर रहा हूँ कुछ केरला कुछ कर्नाटका। देखिए टोटल था सामान 1 लाख का ओरिजिनल में, ओरिजिनल सामान 1 लाख का था। अब इसमें भी मैं 1 लाख ही लिख रहा हूँ। जब हमने अमेंड किया तो उसमें भी मैं 1 लाख लिख रहा हूँ, 50,000 50,000, अर्लियर इट वाज 60,000 40,000, नाउ आई एम जस्ट बाइफरकेटिंग इट बिटवीन 50,000 50,000। बट here the main problem that we are just going to add Kerala। केरला था, केरला से केरला हो जाता पूरा, नो एनी प्रॉब्लम वाज देयर। केरला से पूरा कर्नाटका हो जाता, अगेन नो प्रॉब्लम वाज देयर। बट केरला केवल एक था, अब उसमें हम दो प्लेस ऑफ सप्लाई ऐड कर रहे हैं, केरला एंड कर्नाटका, एंड दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल। ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज समझ में आई कितना लिमिट तक हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई में चेंज कर सकते हैं। इसको करने के बाद अब आपका नंबर आता है ये कि जब हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे GSTR1 का फॉर्म इन डिटेल। GSTR1 का फॉर्म इन डिटेल हम PDF फॉर्म में भी देखेंगे, और कैसा ये शो होता है हमारे GST पोर्टल में वो भी हम देखेंगे। और जो चीज नहीं देखनी है वो नीचे मैंने लिख दिया है, 1A 2 एंड 3, ये समझ लीजिए आपके 3 GSTR हो गए खत्म, डंडन हाँ डंडन, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा मैचिंग और मिसमैच का कंसेप्ट देखिए, बीच में मैंने एक जगह 1A का नाम लिखा है, यहाँ पर देखिए मैंने 1A का नाम लिखा है, बट बिकॉज इट इज ओनली इन थ्योरी, केवल ये थ्योरी में है तो उसको पढ़ाना बेकार है। जो चीज केवल थ्योरी में मैचिंग मिसमैचिंग आप जानते नहीं, जब ऑपरेशन में आ जाएगा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।